जयपुर अग्निकांड से जुड़ा एक अपडेट आया है। सबसे पहले बुलेटिन में उसी की बात करेंगे। पीएम मोदी ने सीएम से बात की है। पीएम मोदी ने सीएम भजनलाल शर्मा से बातचीत की। जयपुर हादसे को लेकर के पीएम मोदी ने जानकारी ली है सीएम से कि अभी तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई कहां तक पहुंची है, क्या निर्देश डॉक्टर्स की टीम को दिए गए हैं, मौके वारदात पर क्या कुछ किया जा रहा है। तो हादसे में अब तक 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिलहाल 28 मरीजों का एसएमएस में इलाज चल रहा है। राज्यवर्धन सिंह राठौर, किरोड़ी लाल मीणा ने घायलों का हालचाल जाना है। अस्पताल पहुंचे थे वो, वहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। डॉक्टर से भी बात की। निर्देशित किया गया डॉक्टर्स की टीम को कि बेहतर तरीके से इलाज दिया जाए। पुलिस और परिवहन विभाग को चिंतन करना होगा, ये कहा गया है राज्यवर्धन सिंह राठौर की तरफ से। उन्होंने कहा कि पुलिस और परिवहन विभाग धरातल पर उन्हें चिंतन करना होगा कि किस तरीके से उनके जो नियम कायदे कानून है उनको उतारा जा सके। सीएम भजनलाल ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता अनूप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, पीएम मोदी ने सीएम से बातचीत की है, कुछ निर्देश दिए गए क्या इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से? देखिए, आपको बता दूं कि जयपुर में जिस तरह की दर्दनाक घटना घटी है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के सीएम से, मुख्यमंत्री से बातचीत की है और पूरी घटना की जानकारी दी है और पूछा है कि अभी इस मसले पर क्या हो रहा है, किस तरह से चीजें बढ़ रही हैं, आगे किस तरह से राहत दी जा रही है लोगों को। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा है कि किस चीज की जरूरत पड़ सकती है उसके लिए केंद्र पूरी तरह से तैयार खड़ी है। अगर जरूरत है तो इसको लेकर के जो है वो केंद्र सरकार मदद देने को तैयार है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरह की घटना घटी है उसको लेकर के केंद्र जो है वो लगातार तैयार है। एक तरह से कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे वो मेडिकल हेल्प देने की बात हो या और किसी तरीके से हेल्प देने की बात हो, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को कहा है कि केंद्र सरकार इस मसले पर तैयार है और वहां की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से दी है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। अजमेर दरगाह विवाद केस का रुख कर लेते हैं। दरगाह दीवान की ओर से भी पक्षकार बनाने के लिए अर्जी लगाई गई है। दरगाह दीवान के बेटे नसरुद्दीन अली कोर्ट पहुंचे। हम ख्वाजा साहब के वंशज हैं, उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हमें भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि आज पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो रही है और इस दरमियान पक्षकारों से जो है बातचीत हो रही थी और उनकी तरफ से ये चीजें कही गई नसरुद्दीन की तरफ से कि हम भी वंशज हैं ख्वाजा साहब के, तो हमें भी पक्षकार जो है बनाना चाहिए था। मैं आपसे मुखातिब नहीं हो रहा हूँ। आज मैंने अपनी प्रोफेशनल ड्रेस, एडवोकेट की ड्रेस में आपसे सामने मुखातिब हूँ। आज किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब जो अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन हैं और यहाँ के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, उनकी तरफ से हम लोगों ने ऑर्डर 1 रूल 10 की एप्लीकेशन मूव करने जा रहे हैं और हम अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि उनको इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि वो प्रॉपर पार्टी के साथ साथ नेसेसरी पार्टी भी हैं। बिकॉज ही इज़ द स्पिरिचुअल हेड, ही इज़ द हेड ऑफ द रिलीजियस अफेयर ऑफ द श्राइन। तो उनका इसमें पार्टी होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि वादी ने उनको पार्टी नहीं बनाया था। तो आज हम लोग हमारी तरफ से एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं और अपना पक्ष रखेंगे हम न्यायालय के सामने। अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर मामला होने का दावा मामले में एक अपडेट आया। अजमेर न्यायालय में दावे को लेकर सुनवाई जारी है। हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण कुमार भी मौके पर मौजूद है। मामले को लेकर न्यायालय में अपनी बात उनकी तरफ से रखी जा रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो रही है आज कोर्ट में। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। वहां पर अजमेर दरगाह शिव मंदिर है या नहीं, इसको लेकर के आज सुनवाई कोर्ट में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण कुमार भी वहां पर मौजूद हैं। मामले को लेकर के न्यायालय में अपनी बात रखी जा रही है, पक्ष रखा जा रहा है। और इस वक्त ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर बताया जा रहा है कि अजमेर दरगाह में हिंदू मंदिर होने के दावे मामले में ये अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वरुण कुमार भी मौजूद हैं सुनवाई के दौरान। बड़ी बात यह है कि हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के वकील अपना पक्ष जो है वो कोर्ट में रख रहे हैं, क्योंकि विष्णु गुप्ता की तरफ से याचिका लगाई गई है कि वो शिव मंदिर। हम मांग करेंगे कि ASI सर्वे की जो हमारी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन अलाउ करें और जो अजमेर दरगाह है उसका सर्वे किया जाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान शिव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है। अब जाते हैं कोर्ट में, देखते हैं क्या होता है। आज और कोई नए तथ्य वकील की तौर से? नए तथ्य तो हमारी ओर से रहेंगे, कुछ और
एक बुक है 1150 के आसपास की, उसका नाम पृथ्वीराज विजय, तो उसको भी हम एक नया एडिशनल एफिडेविट दे के उसको भी ऑन रिकॉर्ड लाएंगे हम। उत्तर प्रदेश के मेरठ का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, मेरठ में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में अचानक ही भगदड़ मच गई। ये बड़ी खबर है। शिव महापुराण की कथा के दौरान कार्यक्रम में भीड़ अचानक ही बेकाबू होने लगी। इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की खबर है। कार्यक्रम के वक्त कथा में हजारों लोग मौजूद थे और इसी दौरान एंट्री गेट पर हंगामा हुआ। कार्यक्रम में भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल होने के लिए हर रोज तकरीबन 1.5 लाख लोग पहुंचते हैं। तो जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि बाउंसरों से बहस के बाद वहां पर अचानक ही भगदड़ मच गई। 3 तस्वीरें आपको टेलीविजन स्क्रीन पर कथा के दौरान जब भगदड़ मची, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा के लिए वहां पर इंतजाम किए गए थे उनको तोड़ते हुए, उनको लांघते हुए भीड़ बेकाबू होकर के आगे बढ़ने लगी। प्रदीप मिश्रा की कथा में हादसा हुआ है, वहां पर बताया जा रहा है कुछ लोग घायल भी हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब जांच की जाएगी। तो मेरठ से ये खबर है, बताया जा रहा है उस वक्त मेरठ में हड़कंप मच गया जब कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में अचानक ही जो भीड़ पहुंची थी वो बेकाबू हो गई। यहाँ पर बता चले कि प्रदीप मिश्रा की कथा में 1.5 से 2 लाख के आसपास जो लोग हैं वो आते हैं, और इस दौरान शिव महापुराण कथा का वहाँ पर वाचन जो है वो प्रदीप मिश्रा की तरफ से किया जा रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर के जानकारी है कि बाउंसरों से वहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद थे, जो भक्त थे, उनकी बहस हो जाती है। जो कथा सुनने के लिए गए थे उनकी बहस होने के बाद वहाँ पर भीड़ बेकाबू हो जाती है, आक्रोशित होती है, और इस दौरान वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। भगदड़ जब मचती है तो एक के ऊपर एक लोग गिरते हुए नजर आते हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित थे और एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर लोग निकलते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हुए, हालांकि बीच बचाव में कुछ लोग वहां पर पहुंचे और उनको सुरक्षित बचाया गया। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर एक संदिग्ध बैग मिला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। बम निरोधक दस्ते को बीजेपी दफ्तर बुलाया गया। पूरे मामले की जांच में दिल्ली पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर है, उस वक्त हड़कंप मच गया बीजेपी में के दफ्तर के बाहर दिल्ली में, जब वहां पर एक संदिग्ध बैग पाया गया। तस्वीरें देखिए, यही वो बैग है लाल घेरे में जो बताया जा रहा है वहां पर पड़ा हुआ था। जैसे ही वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने इस बैग को देखा तो हड़कंप मच गया। तुरंत ही बम निरोधक दस्ते को वहां पर बुला लिया गया है। आगे की जानकारी जैसे ही सामने आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बताते चले कि बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुला लिया गया है ताकि जांच की जा सके इस बैग की कि आखिर इस बैग के अंदर क्या है जो दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर पाया गया है। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बीजेपी दफ्तर के बाहर संदिग्ध बैग मिलने की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। सवालिया निशान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी खड़े होने लगे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं बैरिकेड्स के बिल्कुल पास ये बैग रखा हुआ है। कैसे ये बैग यहाँ पर आया, कौन छोड़ के गया, सीसीटीवी खंगाले जाएंगे और उसके बाद इस मामले की जो तस्वीरें हैं और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल के लिए अभी बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है मौके पर ताकि इसकी जांच की जा सके और बैग के अंदर क्या है इसका पता लगाया जा सके। भोपाल के मंडोरी के जंगल में आयकर विभाग ने 52 किलो सोना बरामद किया। इस सोने की कीमत तकरीबन 40 करोड़ 47 लाख रुपए आकी गई। वहीं गाड़ी से 15 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। बता दें कि सोना और रुपए एक कार में छिपाकर रखे हुए थे। जंगल में लावारिस हालत में कार खड़ी थी। गाड़ी में लदे सोने को ठिकाने लगाने की तैयारी थी, लेकिन छापेमारी के दौरान इसे पकड़ लिया गया। MP 07BA 0050 नंबर की ये कार सौरभ शर्मा के दोस्त चेतन गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है। बता दें कि पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के घर में लोकायुक्त के छापे में 2.85 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ और इसके साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की रेड अभी भी जारी है। नोवा क्रिस्टा कार है जिससे 52 किलो सोना और 15 करोड़ का कैश बरामद हुआ था और ये मंडोरा, भोपाल के पास मंडोरा के जंगलों में इस कार को खड़ा किया गया था। और पुलिस ने देर रात 100 से ज़्यादा जवानों ने यहाँ छापेमारी की और इस कार से बड़ी मात्रा में पैसा और सोना बरामद किया गया है। हम आपको दिखाते हैं कि ये कार जो है एक सरकारी एजेंसी की कार की तरह लगती है। ये
टूटा हुआ कांच आप देख रहे हैं, इसी से जो है कार के लॉक को खोला गया था। गाड़ी का नंबर MP07BA0050 है। ये सौरभ शर्मा के दोस्त के नाम पर रजिस्टर्ड है, ग्वालियर नंबर की गाड़ी है, चेतन गौर उनका नाम है, जिनकी ये गाड़ी बताई जा रही है। लेकिन आप गाड़ी को देख रहे होंगे जिस तरह से इस पर हूटर लगे हुए हैं और एक वर्दी वाली एक कैप भी रखी हुई है जो पुलिसकर्मी अक्सर पहनते हैं, और यहाँ पुलिस का साइन भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सरकारी अधिकारी की गाड़ी किसी की हो सकती है, या इस तरह से इस गाड़ी को यहाँ से बाहर भेजे जाने की कोशिश की जा रही थी और रात में यहाँ मेंडोरा में इसको छुपा कर रखा गया था, ताकि रात में या सुबह होने पर ही इस गाड़ी को मध्य प्रदेश से बाहर या भोपाल से बाहर कहीं भेजा जा सके। रात में थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मंडौरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है, वहाँ पर एक MP07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं, आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना, जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है, और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। जयपुर अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा बढ़ चुका है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहुंचा रहे हैं। अग्निकांड में 2 और लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है। मौतों का आंकड़ा बढ़कर 11 हो चुका है। तो अभी तक 9 लोगों की मौत हुई थी। लगातार डॉक्टर्स हर एक मरीज पर नजर बनाए हुए थे, उनको बेहतर इलाज देने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 लोगों ने और दम तोड़ दिया है इलाज के दौरान। तो जयपुर अग्निकांड में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आशंका भी जताई जा रही थी क्योंकि जिन मरीजों का इलाज वहां पर किया जा रहा था वो लगभग 50% से ज्यादा झुलस गए थे। डॉक्टर्स की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी हो रहे थे उनमें भी ये बात कही गई थी कि झुलस ज्यादा गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी समस्याएं उन्हें आ रही हैं उनको रिकवर करने में। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं एसएमएस अस्पताल के बाहर से। सौरभ, 2 लोगों के और मौत की पुष्टि हुई है। जी बिल्कुल, मौत का आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 9 मौतें हुई थी और 2 कुछ देर पहले ही जो है वो मौत हुई, यानी अब 11 लोगों की मौत जो है वो हो चुकी है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट जो है वो एसएमएस अस्पताल से सामने आ रहा है। और एक और अपडेट जो है वो नया सामने आया कि एक रिटायर्ड आईएएस की भी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड आईएएस जो है वो उस वक्त अपने फार्म हाउस से जो है वो घर की ओर लौट रहे थे और उसके बाद से वो लापता हैं, ये बात जो है वो सामने आ रही। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है कि 2 लोगों की और मौत हो चुकी है और एक रिटायर्ड आईएएस की तलाश जो है वो इस वक्त की जा रही है। बताया जा रहा है कुल 38 गाड़ियां जो है वो इस पूरे हादसे में जो है वो हताहत हुई हैं। और चूंकि रिटायर्ड आईएएस जो है वो अपने फार्म हाउस पर रात को जो है वो थर्सडे की रात को अपने फार्म हाउस पर जो है वो रहते हैं और फ्राइडे सुबह जो है वो वापस अपने घर लौट आते हैं। इस प्रकार वो उनके हर सप्ताह का एक डेली रूटीन जो है वो था। तो कल रात को भी वो अपने फार्म हाउस में गए थे और आज सुबह बताया जा रहा है कि वो अपने घर की ओर जा रहे थे और तब जो है वो उनकी गाड़ी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में चपेट में आई है। इस प्रकार की जानकारी जो है वो मिल रही है। हालांकि अभी उनकी किस प्रकार की कंडीशन, चूंकि परिजन खुद जो है वो उन्हें तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो अस्पताल में एडमिट हैं या फिर क्या उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। इस प्रकार की चिंता जो है वो उनके परिजनों को सता रही है, क्योंकि एसएमएस अस्पताल आने से पहले भी मरीजों को जो है वो दूसरे अस्पतालों में जो है वो भेजा गया था। इस कारण से ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रही कि आखिरकार उनके साथ क्या कुछ हुआ है। उनसे परिजन संपर्क जो है वो
नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से वो परिजन जो है वो परेशान हो रहे हैं, एसएमएस अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से उन्हें दर-दर भटकना पड़ रहा है जो है वो किस अस्पताल में करनी है। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर का जिसका जिक्र कर रहे हैं, उनका अगर नाम पता चल पाए और कहां से उनके गायब होने की सूचना मिली वो पता चल पाए तो आप जानकारी इकट्ठा करके रखिएगा, आगे आपके पास आएंगे तब अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया सौरभ जानकारी पहुंचाने के लिए। संसद का सत्र आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई तो वहीं राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित हो गई थी। जब संसद आज शुरू हुई तो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा स्पीकर ने बेहद नाराज दिखे। वो राज्यसभा के सभापति ने सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष को अपने चैम्बर में बुलाया तो वहीं लोकसभा स्पीकर ने सभी सांसदों को नसीहत दी और कहा कि सभी सांसद सदन की गरिमा बनाए रखें, संसद के किसी भी गेट पर कोई भी सांसद प्रदर्शन ना करें। तो बेहद ही हंगामेदार रही है लोकसभा की और राज्यसभा की कार्यवाही। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। लगातार अपील की जा रही है राज्यसभा और लोकसभा के सभापतियों के जरिए कि किसी भी तरीके का प्रदर्शन खास करके गेट पर ना किया जाए, सदन के गेट पर ना किया जाए, क्योंकि वहां से जो सांसद हैं उनका आवागमन रहता है और इस तरीके की तस्वीरें जब सदन से निकलकर सामने आती हैं, चाहे वो प्रदर्शन की हो ऐसी, तो जनता जो है वो भ्रमित होती है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। And citizens exercise their accountability. These hallowed chambers deserve conduct that honors our oath and not theatrics that betray it. I call upon leader of the opposition and leader of the house to see me in my chamber. और संसद में एक बार फिर से बैग पॉलिटिक्स देखने को मिली है। बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी प्रियंका गांधी को देने के लिए एक बैग लेकर पहुंच गई जिस पर 1984 लिखा हुआ था। जैसे ही प्रियंका संसद भवन में गेट के पास पहुंची, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी उनके पीछे गई। इससे पहले सांसद प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन और बांग्लादेश लिखा हुआ बैग लिया था और वह संसद पहुंची थी। 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जब फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर के संसद पहुंच गई थी प्रियंका गांधी और उन्होंने कहा था कि कोई उन्हें नहीं बता सकता कि वो क्या कैरी करेंगी, क्या पहनेंगी। और दूसरे दिन तब चर्चा का विषय बन गया उनका बैग, जब बांग्लादेश लिखा हुआ वो बैग लेकर के पहुंची और उस पर लिखा हुआ था कि बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर जो कृत्य किए जा रहे हैं उसको सरकार उस पर ध्यान दे, उसे देखे। अपराजिता बैग लेकर पहुंच गई। बीजेपी सांसद जैसे ही वहां पर बैग लेकर के पहुंची जिस पर 1984 लिखा हुआ था, तो एक बार फिर से बैग पॉलिटिक्स को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसदों को धक्का देने के आरोप पर प्रियंका गांधी ने बयान दिया। प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी मेरे भाई हैं और हम जानते हैं कि वो किसी को धक्का नहीं दे सकते। बीजेपी झूठा आरोप लगा रही। इतने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। संसद भवन में कल हुई धक्का मुक्की में घायल 2 सांसदों का इलाज आरएमएल अस्पताल में किया जा रहा। आरएमएल अस्पताल ने दोनों सांसदों की सेहत पर हेल्थ बुलेटिन जारी किया। कहा दोनों की सेहत अब ठीक है, दोनों को आईसीयू में रखा गया है। सीनियर्स डॉक्टरों की टीम की निगरानी में दोनों सांसद हैं। दोनों की तबीयत काफी बेटर है।
एंड बीपी दोनों का कंट्रोल में है। हम लोग क्योंकि मुकेश राजपूत जी को थोड़ा भी सिर में भारीपन और चक्कर अभी भी हल्के हैं, एंड सारंगी जी उनको पुरानी हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों को अभी ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करना है। यही स्टेटस है अभी का। अभी दोनों आईसीयू में ही हैं। सर अभी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा या आज डिस्चार्ज किया जाएगा? तो असल में आईसीयू में क्योंकि मॉनिटर्स रहते हैं एंड डॉक्टर्स सामने ही होते हैं, तो अभी तो वहीं पे ऑब्जर्वेशन चल रहा है। बाकी जो सीनियर डॉक्टर्स, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, वो डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद पर कहा है कि चिंता व्यक्त कर रहा हूं मैं, हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रह सकता है। और इसके आगे उन्होंने कहा कि अयोध्या श्री राम की धरती है, इसलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ है। लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं। इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं रहती हैं। तो लगातार अपने बयानों को लेकर के आपको बताते चले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बने रहते हैं और एक बार फिर से सियासी गलियारों में उनका एक बयान चर्चा का विषय बन चुका है। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर उनका इशारा किसकी तरफ था, कौन है जो लगातार तिरस्कार की भावना को और जिस तरीके से भारत की पहचान रही है कि विभिन्न संप्रदायों के साथ रहता है, तो उसको कौन टारगेट कर रहा है। आइए अब आपको मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत का पूरा बयान बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हमारा देश सद्भावना के साथ रहता है। अयोध्या श्री राम की धरती है, इसलिए वहां राम मंदिर होना चाहिए और वास्तव में ऐसा हुआ। लेकिन हर दिन तिरस्कार और दुश्मनी के लिए नए मुद्दों को उठाना ठीक नहीं। इसके समाधान के लिए हमें अपने देश में थोड़ा प्रयोग करना चाहिए। हमारे देश में विभिन्न संप्रदायों और समुदायों की विचारधाराएं हैं। बात बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त यात्रा पॉलिटिक्स चल रही है। चर्चा नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर है। यात्रा का मकसद सरकार के काम से लोगों को रूबरू कराना और ग्राउंड पर पहुंचकर मौजूदा सियासी हालात की समीक्षा करना है। लेकिन नीतीश कुमार की यह प्रगति यात्रा आरजेडी की आंखों में अभी से चुभने लगी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति में यात्रा पॉलिटिक्स, सियासी माहौल भांपने की कवायद, आरजेडी के निशाने पर नीतीश की प्रगति यात्रा। बतौर सीएम नीतीश कुमार अपनी 15वीं यात्रा का आगाज कर रहे हैं। 23 दिसंबर से शुरू हो रही इस यात्रा को प्रगति यात्रा नाम दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित की जा रही इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से हो रही है, जबकि 4 दिसंबर से तेजस्वी यादव पहले ही दर्शन यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। इन दोनों यात्राओं के जरिए जनता का मूड भांपने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी जी केवल सवाल पूछने वाले नेता बनते जा रहे हैं। कभी अपनी पार्टी का अतीत तो खंगाल लें। बिहार को क्या दिया है लालू जी और राबड़ी जी ने, ये भी बिहार की जनता को बता दें। हर बार सवाल खड़े करना, यात्रा, संवाद, कभी उन्होंने कोई यात्रा पूरी की है? हर यात्रा अधूरी छोड़कर निकले। सुने कि टायर्ड और अचेत नायक रिटायर्ड अधिकारियों के साथ प्रगति यात्रा पर निकल रहा है। ये प्रगति यात्रा है कि दुर्गति यात्रा, पहले स्पष्ट कर दीजिए बिहार की जनता के सामने।